हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लव पे। तो आज वाला वीडियो जिम से रिलेटेड वाला वीडियो नहीं है, आज स्टडी से रिलेटेड वाला वीडियो है। तो आज हम लोग गाइस आपको रैपिड रिवीजन थ्रू पॉडकास्ट के थ्रू आज पूरा ऑर्गेनिक का क्लास 11th का जो चैप्टर है आइसोमेरिज्म उसको कंप्लीट करके दे देंगे। आइसोमेरिज्म जिससे मेरा भी ये रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आज पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा आइसोमेरिज्म का फुल डिटेल्ड रिवीजन, जहाँ पे एक एक टॉपिक को हम लोग टच करेंगे जो जो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको आता है क्वेश्चन की आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि द कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट हो स्ट्रक्चर में। कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, कोई भी तरह का कंपाउंड, चाहे वो अल्केन का कंपाउंड जैसे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, मिथीन हो, इथीन हो, जो भी हो, ठीक है। तो उसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर अगर स्ट्रक्चर में वो डिफर कर जाता है, अगर स्ट्रक्चर उसका बदल जाए, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, वो हम लोग का कहलाता है तुम्हारा यहाँ पे आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग को 6 पढ़ना है। पहला हम लोग को पढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है चेन आइसोमेरिज्म। अब ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म होता है कि जहाँ पे चेन यानी ब्रांचिंग में डिफरेंस आ जाए। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग 4 कार्बन का कंपाउंड लेते हैं, जैसे ब्यूटेन होता है C4H10, ब्यूटेन लेते हैं। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन में एक कार्बन नीचे करके उसको ब्रांच कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंट तरीके से जब चेन को ब्रांच कर देते हैं तो वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं है कि अब बस चेन में डिफरेंस आता है। दूसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आता है, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कि फंक्शनल ग्रुप हम लोग बहुत सारा पढ़े थे, 13-14 फंक्शनल ग्रुप आपको जुड़ गया था। ईथर, अल्कोहल, ईस्टर, सारा हम लोग पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि तुम्हारा बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि तुम्हारा हम लोग को एग्जांपल रखना है कि फंक्शनल ग्रुप पे अगर डिफरेंस आ जाए पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर हमको इस पे एग्जांपल तो बताएंगे, पर उसके लिए कुछ कुछ का आपको याद रखना है कौन सा फंक्शन ग्रुप के साथ कौन सा आता है। ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, आप लोग भी याद कर लो। सबसे पहले तो याद रखो अल्कोहल के साथ हमेशा ईथर आएगा, ठीक है। पहला अल्कोहल के साथ ईथर। दूसरा तुम्हारा याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर आएगा। दूसरा साइनाइड के साथ हमेशा आइसोसाइनाइड आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ईस्टर बोल ही दिया। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अल्कोहल के साथ ईथर हो ही गया। फिर तुम्हारा साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड आ गया। फिर तुम्हारा, हाँ इतना मेन मेन याद रखो, 3-4 याद रखो, उतना जरूरी नहीं है, हो जाएगा। ये था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कितना हो गया? पहले हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म करा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म करा। अब आओ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें भी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये है तो आइसोमेरिज्म ही, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है। इसमें डिफरेंट क्या होता है? इसमें होता है डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितना भी बॉन्ड है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। पोजीशन चेंज हो गया तो अगर पोजीशन हम लोग का चेंज हो जाएगा तो पोजीशन चेंज होगा तब भी मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। या तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट का यानी सब्स्टिट्यूएंट जो भी तुम लगा रहे हो वो चेंज हो रहा है। जैसे अगर तुम्हारा एग्जांपल है कि ब्यूटेन ले लिया, ब्यूटेन ब्यूटीन जो भी तुम ले लिए, उसमें तुम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया, तो ये मेरा हो जाएगा तुम्हारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। वो थोड़ा सा रैपिड रिवीजन है इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको थॉरली बता दे रहा हूँ एक एक चीज को, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पता होना चाहिए? उसके बाद हम लोग इतना पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंस हो जाता है ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस हो जाता है इन द अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप, ठीक है। एक, हाँ, तो डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का। अब यहाँ अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप बहुत को नहीं पता। अल्काइल रेडिकल जिसके बारे में मतलब कि कोई भी कंपाउंड, जैसे अगर हम लोग लेते हैं मीथेन CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें या और कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें, जैसे कि हम लोग हेलोजन ग्रुप जोड़ते हैं क्लोरीन, तो CH3Cl, तो इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल या एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो ना, मेन एक ही हाइड्रोजन रिमूव कर दो कोई भी कंपाउंड से, वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे CH3 अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, प्रोपाइल, आइल लग गया तो अल्काइल ग्रुप है। तो होता क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस होता है। मान लो ईथर ले लिया, ओ
सिंगल बॉन्ड इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है ईथर का। उसमें मान लेते हैं हम लोग लिए ब्यूटेन, तो दो कार्बन इधर लगा दो तो 4 कार्बन होता है। अब मान लेते हैं 3 इधर लगा दिए, 1 लगा तो 2 बन गया। तो वही होता है तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमेरिज्म होता है तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे इनोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अल्कोहल से हम लोग इनोल का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये मेरा होता है टॉटोमेरिज्म। तो मेटा, और एक लास्ट बचा है जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर में भी तुम पढ़ोगे कि जब रिंग चेन स्ट्रक्चर जब क्लोज बनता है तो उसको साइक्लो वर्ड आता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन होता स्ट्रक्चर वही है, फॉर्मूला वही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर। अब आओ स्टीरियोमेरिज्म। तो स्टीरियोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियोमेरिज्म का हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग 2 भाग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल क्लास 12 में पढ़ना है, क्लास 11 में खाली पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो समझ लो होता क्या है तुम्हारा ये। तो आओ सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या आएगा? 3D अरेंजमेंट, उसका 3D रोटेशंस में डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ पे वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वहाँ पे 3D अरेंजमेंट में रोटेशन आएगा। सॉरी गाइस, वो वीडियो थोड़ा सा कट गया था क्योंकि यहाँ पे मेरा काम हो गया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टीरियोमेरिज्म मैं आपको बता रहा था, स्टीरियोमेरिज्म क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी कि स्टीरियोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पर डिफरेंस आ जाता है 3D ओरिएंटेशन अरेंजमेंट में, जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब समझो इसको हम लोग समझते कैसे। इसको समझने के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्म आइसोमेरिज्म में क्या होता है? रोटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन का अगर बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें रोटेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। रोटेशन किसका क्रिएट करते हैं? हम लोग रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और रोटेशन करते हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। जब कार्बन कार्बन का जब चेन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड, यानी सिग्मा बॉन्ड जिसको होते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड है ना, एक रोटेशन अगर क्रिएट कर देते हैं तो वो हम लोग का क्या कहलाता है? वो हम लोग का कहता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो हो गया। अब और समझो, इसको डीप अंडरस्टैंडिंग में लेके चलते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है। अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए 2 चीज का जानना जरूरी है, जिसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है? जब कोई भी कार्बन बना रहता है, 2 कार्बन कार्बन कंपाउंड बना हुआ है, तो उसमें जो हाइड्रोजन रहेगा बहुत क्लोज रहेगा, बहुत ज्यादा एक दूसरे के मतलब टुगेदर होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। इक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाता है। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैगर्ड फॉर्म होता है कि जहाँ पे जो कार्बन कार्बन का जो चेन है, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? एक दूसरे से खूब दूर रहता है, ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है। अब इस इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 प्रोजेक्शन से। आपकी बुक में भी हम लोग को 2 पढ़ना है, एक है सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक है न्यूमन्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन समझ लो बढ़िया से। सॉहर्स प्रोजेक्शन ये कहता है कि कोई भी कार्बन कार्बन का जो तुम एटम ले लेते हो, ठीक है, तो कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन जब 3 हाइड्रोजन से अटैच रहेगा, 3 हाइड्रोजन से, और दूसरा कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच रहेगा, तो जो कार्बन कार्बन में अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो प्लेस है एक दूसरे से सेम रहा तीनों में, तो वो होता है मेरा इक्लिप्स्ड फॉर्म। और अगर डिफरेंट रहा, एक हाइड्रोजन सीधा है तो एक हाइड्रोजन उसका उल्टा है, तो ये मेरा है स्टैगर्ड फॉर्म। नहीं, अगर अच्छा से आपको डिटेल में फोटो समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे पिक्चर अभी लगा देता हूँ इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म का सॉहर्स प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी पिक्चर आपको लग जाएगा। अब आते हैं हम लोग न्यूमन्स प्रोजेक्शन में। न्यूमन्स प्रोजेक्शन होता है तुम्हारा, यहाँ भी वही चीज बोला था, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि जो कार्बन कार्बन का चेन है, पहला कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है और दूसरा कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। और जो तुम डॉट बनाया उससे अराउंड हाइड्रोजन बना दो 3, और सर्कल यानी रियर कार्बन, दूसरा वाला कार्बन, वहां भी 3 हाइड्रोजन ना होगा, सेम सेम प्लेस पे है, तो इक्लिप्स्ड। अलग अलग है तो स्टैगर्ड। यहाँ आपका फोटो यहाँ पे उसका भी फोटो मैं लगा दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको न्यूमन्स प्रोजेक्शन का तुम्हारा इक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म, आपको यहाँ पे फोटो लग गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ तक आपका पूरा गेम था। अब होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन एटम का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन एटम में क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग कोई भी कार्बन एटम को 3D अरेंजमेंट में देखते हैं तो एंगल जरूर आता है। तो जब एंगल आता है तो उस एंगल ऑफ रोटेशन को हम लोग टॉरिजनल एंगल भी कहते हैं, और उस टॉरिजनल एंगल से हम लोग एक चीज पता कर सकते हैं जो कि है स्टेबिलिटी। इसका मतलब कि जिसका एंगल ज्यादा हुआ, ठीक है, एंगल ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि
कोई का एंगल किसका ज्यादा होगा, स्टैगर्ड का कि इक्लिप्स्ड का? तो हम लोग सीधा आंख बंद करके बोलेंगे स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन फार होगा तो एंगल ज्यादा बनेगा। तो एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है। जैसे हम लोग पढ़े थे तुम्हारा एस ब्लॉक पी ब्लॉक में पढ़े थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है। तो ये तो चीज तुम पकड़ लोगे फट से कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है मेरा, वहां पे एंगल आ जाएगा, फट से यहाँ पकड़ा जाएगा। तो ये तो मेरा कंप्लीट हुआ। पर स्टेबिलिटी कौन ज्यादा है, इक्लिप्स्ड का कि स्टैगर्ड का? तो मैंने यहाँ बता दिया, स्टैगर्ड का ज्यादा स्टेबिलिटी है इक्लिप्स से। ये रीजन पता चलेगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का क्लाउड से। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे का टॉपिक पे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका नाम है कि अब तो ये चीज हो गया। अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है पाई बॉन्ड के अराउंड। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़े थे कि रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, यहाँ पे पाई बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट अगर रोटेशन होगा तो दिक्कत क्या होगा, देखो, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड होगा, टेट्रावैलेंस कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम क्या है, सिस सिस्टम का मतलब है CIS जो होता है यहाँ पे, मतलब कि जो हाइड्रो जो भी कंपाउंड रहेगा, यानी कोई भी तुम्हारा स्ट्रक्चर, वो सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा। सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड रहा तो तुम्हारा सिस सिस्टम, डिफरेंट रहा तो ट्रांस सिस्टम, ठीक है। मैं आपको कुछ पिक्चर लगा दूंगा क्वेश्चंस के, जिससे आपको और अच्छे समझ आएगा। सिस ट्रांस के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको 2-4 दिख जाएगा, ठीक है। अब आओ, अगर मान लेते कभी कभी क्या होता है सेम नहीं रहेगा, कभी कभी बहुत बार सेम नहीं लगा रहता है, तब कैसे पकड़े? तब पकड़ना होगा, हम लोग एक और सिस्टम को जानते हैं जिसका नाम है EZ सिस्टम। ई का मतलब एंटीजन और जेड का मतलब जूजामन, ठीक है। एंटीजन ओपोजिट, मतलब दो का जो कंपाउंड बनेगा, जो भी तुम्हारा बनेगा हाई प्रायोरिटी ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड रहा, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो वो होगा तुम्हारा जूसामन। और अगर हाई प्रायोरिटी ऑर्डर अगर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी डिफरेंट रहेगा तो हम लोग एंटीजन कहेंगे उसको। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़े कि कोई हाई प्रायोरिटी ऑर्डर या सीनियर ऑर्डर है कोई भी कंपाउंड। तो ये पकड़ने के लिए CIP रूल लगता है। आपको मैं यहाँ पूरा चार्ट भी दे रहा हूँ, सबका चार्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको न्यूमैन्स प्रोजेक्शन का जो स्टैगर्ड इक्लिप्स का है और सॉहर्स प्रोजेक्शन का स्टैगर्ड इक्लिप्स सारा का फोटो मैं दे रहा हूँ। पहले वो दे चुका हूँ, अभी मैं उसका भी दे रहा हूँ, किसका, CIP रूल का भी मैं देने वाला हूँ। CIP रूल कहता है कि सबसे पहले देखो कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर। नहीं है एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप दिख गया तो एटॉमिक मास चेक करो, आइडेंटिकल है तो बड़ा वाले सीनियर ग्रुप को लोगे। चौथा देख लो, चौथा में पॉइंट तुमको याद कर लेना, अगर सेम आ जाए पूरा कंपाउंड ही सेम है तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दो, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। तो यहाँ पे मेरा आइसोमेरिज्म में चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप बोलते हैं कि आप मेरे बुक में तो आइसोमेरिज्म चैप्टर नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। हाँ नहीं है, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का क्लास 11th का है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है उसी चैप्टर को, उसको अलग अलग पढ़ाया जाता है जेई नीट में। तो अलग अलग पढ़ना ही ज्यादा फायदा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है वहां पे आयुपैक नोमेनक्लेचर, दूसरा GOC, तीसरा आपको पढ़ाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स। 4 में बटा है, हाइड्रोकार्बन तो अलग चैप्टर होगा। पहला तो तुम्हारा आयुपैक नोमेनक्लेचर, फिर GOC, फिर पढ़ाता है आइसोमेरिज्म। पहले आइसोमेरिज्म पढ़ा देता है, फिर GOC पढ़ाता है, ठीक है। तो ये था आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। तो सारा मैं फोटो लगा दूंगा, और ये वाला क्या बोलता हूँ जो मैंने बोला अभी एंटी, ये EZ सिस्टम पे भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं लास्ट में लगा दूंगा, आपका दमदार प्रैक्टिस हो जाएगा। और भी अगर क्वेश्चन चाहिए होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पॉडकास्ट था, रैपिड रिवीजन था, पूरा चैप्टर आपके दिमाग से गो थ्रू किया होगा। अगर एग्जाम होगा, अगर आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग इसको 2x पे या 1.5x पे लगा के, कान पे लगा के अपना हेडफोन पूरा सुन लो, पूरा दिमाग में घुस जाएगा। और क्वेश्चन दबा के लगा लेना, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे फोटो के माध्यम से लगा दूंगा, आप लोग फोड़ के आओगे एग्जाम में। बाय बाय।